हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 97। तो इससे पहले इस कहानी के 96 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, आप सब ने अब तक पढ़ा था। अरमान ने कहा कि चल चल मिलकर आते हैं अबीर से, साला हॉस्पिटल में एडमिट है। तो अरमान ने भी अब ऑफिस से बाहर आकर रूहान को अपनी गाड़ी में बैठाया और फिर खुद आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और फिर गाड़ी को जल्दी से स्टार्ट कर दी। थोड़ी ही देर में दोनों हॉस्पिटल के बाहर आकर खड़े थे। तो रूहान जो अपनी छड़ी पकड़कर खड़ा था, अरमान उसका हाथ पकड़े हुए था। आप देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। दोनों ही अपने दोस्त अबीर के कमरे में आ चुके थे। अरमान ने अबीर को देखा तो गुस्से में कहा कि यार, एक लड़की तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगी तो क्या तू सुसाइड करने चला जाएगा। तो अबीर अभी भी मुंह बनाकर बैठा हुआ था। तो अबीर ने अरमान को देखते हुए कहा कि लेकिन मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। उसकी बात सुनकर रूहान को तो हंसी आ गई थी और वो बोला कि इससे पहले भी तो तू प्यार में सेंचुरी मार चुका है ना, तो ये बात तो तू रहने ही दे बोलने की कि तुझे किसी से प्यार हो गया है। लेकिन हाँ, समझ नहीं आता है कि तूने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की, वे मूर्खता क्यों की तूने। अबीर अभी कुछ नहीं बोलता है। अरमान ने फिर से कहा कि अब बताएगा मुझे कि क्या हुआ है तेरे साथ। तो अबीर अभी बहुत ही मासूम बनकर बोलता है कि यार, मैं इस लड़की को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। इससे पहले शादी के सपने तक देख डाले थे मैंने इसके साथ। ये तो बस मुझे लूटती रहती थी। और हाँ, जब मैंने इसे शादी की बात की तो वो बोलती है कि मेरी शादी की उम्र अभी नहीं है, मुझे ना अभी ब्रेकअप करना है तुम्हारे साथ। बस इसी गम में मैंने सुसाइड करने की कोशिश कर ली थी क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तो अरमान ने कहा कि मुझे उसकी फोटो तो दिखाओ, कौन है वो लड़की, मैं भी तो देखूं कि आखिर कितनी हुस्न की परी है वो, तो जो तुझे जैसे लड़के को प्रपोजल को एक्सेप्ट कर दिया है उसने। तो अबीर ने अभी तकिए के नीचे से अपना फोन निकाला और अरमान के सामने कर दिया। तो अरमान ने जब फोटो लिया और फोटो को वो देखने लगा, जैसे जैसे वो अभी फोटो को देख रहा था तो उसकी आंखों में तो गुस्सा उतर आ गया था। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो फोटो किसी और की नहीं थी बल्कि अंशिका प्रताप सिंह की थी। तो अरमान ने अभी उसको देखते हुए कहा कि यार, पक्का ये वही लड़की है। अबीर ने कहा कि हाँ यार, ये वही लड़की है, फाइनल ईयर में है हमारे कॉलेज में। तो अरमान ने भी फिर से वो फोटो देखने स्टार्ट कर दी। तो अंशिका भी सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। अरमान जब पहली बार अंशिका से मिला था तो उसने अपनी आंखों पर से ड्यूज चढ़ाया हुआ था, जिस वजह से वो अंशिका को ठीक से नहीं देख पाया था। लेकिन आज सच में उसने अंशिका की फोटो को देखकर अब अरमान के दिल में भी अरमान उभर आ रहे थे। उसे भी अब अंशिका से कहीं ना कहीं प्यार हो गया था। तो अंशिका की खूबसूरती अभी अरमान को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी। तो अरमान ने भी अब एक बार फिर से कंफर्म करते हुए कहा कि पक्का ये वही लड़की है ना जिसने तेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है। तो अभी फिर से मुंह बनाकर बोलता है कि हाँ यार, हाँ ना, कितनी बार बताऊं मैं कि ये वही लड़की है, ये वही लड़की है। इसका नाम अंशिका प्रताप सिंह है, द फेमस टाइकून रुद्राक्ष प्रताप सिंह की बेटी। अगले ही पल अब अबीर की आंखों में हल्की हल्की सी नमी आ गई थी। वो फिर से बोलता है कि भाई, मैं हाथ जोड़कर तुम दोनों से कहता हूँ कि प्लीज मुझे ये लड़की लाकर दे दो। मैं इस लड़की के बिना जी नहीं पाऊंगा, बहुत प्यार करता हूँ मैं इससे, मुझे इसी से ही शादी करनी है। मैं समझ चुका हूँ कि यही मेरा सच्चा प्यार है। तो रूहान, जो कि अभी अपनी स्टिक लेकर सोफे पर बैठा हुआ था, उसने फिर से कहा कि अबीर, ये तेरे सच्चे प्यार की लाइन हम कई बार सुन चुके हैं, इसीलिए तू ये डायलॉग पढ़ना तो बंद ही कर दे। ऐसा तो नहीं है कि तू अपने ईगो के चक्कर में अब किसी की लड़की की जिंदगी को खराब कर रहा हो। तो अबीर बोलता है कि नहीं रूहान, मैं सच कह रहा हूँ यार, इस लड़की के बिना अब मैं जी नहीं पाऊंगा। प्लीज यार, तुम दोनों कैसे भी करके मुझसे इसकी शादी करवा दो, प्लीज इसकी शादी अब मुझसे ही होनी चाहिए। रूहान अभी कुछ बोलता उससे पहले ही अरमान ने कहा कि ठीक है, इस लड़की की शादी तुझसे ही करवाएंगे। पता नहीं खुद को समझती क्या है ये, तेरे जैसे लड़के का प्रपोजल रिजेक्ट करेगी। हिम्मत तो देखो इसकी। और इसके भाई हैं जो कली गुंडों की तरह ऐसे आपस में लड़ते रहते हैं और ये तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट करने चली है। इसे तो अब मैं बताता हूँ कैसे इसने तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट किया है। अरमान ने अगले ही पल अबीर के कंधे पर हाथ मारकर कहा कि यार, तू बस टेंशन मत ले, जल्दी से ये डिस्चार्ज हो जाए फिर तेरी शादी करते हैं इस लड़की से। ये सुनकर तो अबीर एकदम से खुश हो गया था और फिर बोला कि पक्का भाई, तू करवाएगा ना मेरी शादी इस लड़की से, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ। तो अरमान ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी थी।
अरमान और रूहान दोनों ही अब हॉस्पिटल से बाहर आने लगे थे कि तभी अरमान ने रूहान को एक जगह खड़ी करके कहा कि यार रूहान, तुम यहाँ पर खड़े रहो, मैं अपना फ़ोन शायद अबीर के पास में ही भूल कर आ गया हूँ। इतना कहकर अभी अरमान वहाँ से अंदर की तरफ चला गया था तो हॉस्पिटल के बाहर अभी बहुत सारी भीड़ थी। रूहान हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़ा हुआ था कि तभी एक लड़की जिसकी हाइट 5 फुट 3 इंच थी, दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत, आंखों में नमी, चेहरे पर टेंशन, बालों का जूड़ा बनाया हुआ था, लाइट येलो कलर का कॉटन का सूट पहना हुआ था, अपने हाथों में पेपर्स लेकर जल्दी जल्दी से कॉरिडोर की ओर चलती जा रही थी। तभी उस लड़की ने अभी ध्यान नहीं दिया और वो सीधा जाकर रूहान से टकरा जाती है। लेकिन रूहान जो हमेशा ही अलर्ट रहता था, वो लड़की जैसे ही अभी रूहान से टकराई और गिरने ही वाली थी कि तभी रूहान अभी हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा इंसान था, कहाँ वो नाजुक सी लड़की, लेकिन वो अभी गिर जाती उससे पहले ही रूहान ने उसकी बाजू को पकड़ लिया और वो लड़की गिरने से बच गई। तो रूहान को अभी हर चीज का अंदाजा लग चुका था कि वो कैसे अपने आप को सिक्योरिटी के साथ रखेगा। रूहान ने भी उस लड़की को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा तो वो रूहान के सीने से जाकर टकरा जाती है। तो रूहान के चेहरे पर उसके बाल अभी खुल गए थे तो रूहान ने भी उस लड़की की खुशबू को महसूस किया और फिर रूहान के रोंगटे एकदम से खड़े हो गए। रूहान को अभी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ही उसके रोंगटे क्यों खड़े हो गए हैं, उसे ये अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है। रूहान को अब एक अजीब सी फीलिंग महसूस हो रही थी, वो फीलिंग जो रूहान को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। उसके कुछ सेकंड की फीलिंग्स में ही रूहान के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई थी। तो रूहान ने अभी उस लड़की को खुद से थोड़ा सा दूर करके बहुत ही प्यार से कहा कि शायद मैंने आपको गिरा दिया, इसीलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। तो वो लड़की भी धीरे से बोली कि नहीं, आपने मुझे गिराया नहीं है, आपने तो मुझे गिरने से बचा लिया है। और ये थी हमारे रूहान और रूही की पहली मुलाकात। आगे इनकी लव स्टोरी कैसे स्टार्ट होगी आपको पता चलेगा बाद में। रूहान अभी देख नहीं पा रहा था तो रूही ने अपनी टेंशन की वजह से रूहान पर भी ध्यान नहीं दिया था। उस लड़की ने भी अपना हाथ रूहान के हाथ से छुड़ाया और फिर बोली कि थैंक यू मुझे गिरने से बचाने के लिए। तो रूहान ने भी कहा कि हाँ हाँ, तुम रो क्यों रही हो। तो वो लड़की अभी अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोलती है कि मेरे नसीब में रोना ही लिखा है, बस यही तो है जिसके सहारे जी रही हूँ। रूहान बोलता है कि नसीब में लिखा हुआ मिटा भी तो सकते हैं ना, तुम्हारे नसीब में जो रोना लिखा है तुम उसे मिटा दो। वो लड़की बोलती है कि हाँ हाँ, कुछ बातें नसीब से कभी नहीं मिटाई जा सकती हैं। तो रूहान अभी समझ गया था कि शायद वो लड़की अपनी ज़िंदगी से हार चुकी है और शायद उसका कोई अपना हॉस्पिटल में एडमिट है, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो रूहान ने उस लड़की को समझाते हुए कहा कि हाँ प्लीज़ मेरी तरफ देखो। उस लड़की ने भी रूहान की तरफ देखा तो रूहान की आंखों पर अभी काला चश्मा लगा हुआ था। रूहान ने कहा कि तुम्हें पता है मैं ना देख नहीं सकता हूँ और कुछ दिनों पहले मेरा भी एक्सीडेंट हो गया था और मेरी दोनों आंखें चली गई, लेकिन हाँ मैं रोया नहीं था और ना ही मैंने अभी अपनी ज़िंदगी से हार मानी है। मैं हमेशा खुश रहता हूँ और ज़िंदगी जीता हूँ, बल्कि अपने नसीब से लिखे हुए को मिटाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। तुम अपने नसीब में लिखे हुए को मिटाने की कोशिश करो, शायद तुम कामयाब जरूर हो जाओगी। रोना प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता है, बल्कि रोने से तो हम और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, इसीलिए हमें कभी रोना नहीं चाहिए। रूही ने भी अब अपने ऊपर हंसते हुए कहा कि आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन मैं तो देख सकती हूँ ना। आपको देखकर ही ऐसा लग रहा है कि आप कितने ज़्यादा अमीर हैं, लेकिन आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं। मैं ना एक एक पैसे को मोहताज हूँ। जहाँ पर आप खड़े हो ना, वहाँ पर आप अपने पैसों का इस्तेमाल करके नसीब में लिखी हुई चीज़ों को मिटा सकते हैं, लेकिन जहाँ पर मैं खड़ी हूँ ना, वहाँ पर मुझे अपने नसीब को अपनाना ही होगा। मैं अपने नसीब को मिटा नहीं सकती हूँ। और इतना कहकर वो लड़की वहाँ से चली गई और फिर रोहान जहाँ पर खड़ा था वहीं पर खड़ा रह गया। उसे उस लड़की की बातें चुभ गई थी। तभी अरमान बाहर आया और फिर उसने रोहान की बाजू को पकड़कर कहा कि चले। तो रोहान ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर दोनों ही भाई वहाँ से चले गए। तो वहीं दूसरी तरफ संकल्प जो एक बार में बैठा हुआ था और फिर उसके पास निर्भय और धैर्य दोनों ही बैठे हुए थे। आज संकल्प का ब्रेकअप हो गया था, इसीलिए वो अपने ब्रेकअप का दर्द खत्म करने के लिए ड्रिंक पे ड्रिंक पिए रहा था। उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। तो वहीं धैर्य जो और निर्भय जो थोड़े से बड़े आराम से अपने हाथ में बियर की बोतल लेकर बैठे हुए थे, जैसे उन्हें तो संकल्प के दर्द से अब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। थोड़ी देर के बाद दक्ष ने भी अपनी बाइक उस बार के बाहर आकर रोक दी थी और वो भी उन तीनों के पास अंदर चला गया था। दक्ष को देखकर अब संकल्प एकदम से खड़ा हुआ
और फिर अपने हाथ फैलाकर बोला कि दक्ष, तू ही है जो मेरा भाई है, तू ही है जो मेरे दिल की हालत को समझता है। देख यार, वो लड़की मुझे छोड़कर ही चली गई। मेरा तो रो रो कर अब बुरा हाल हो गया है। दक्ष के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। दक्ष ने कहा कि साला नौटंकी, कौन सा तेरा पहला वाला ब्रेकअप हुआ है? और हाँ, वो तो तुझे प्यार थोड़ी ना करती थी। संकल्प भी अब आंसू बहाता हुआ बोलता है कि नहीं यार, वो सच में बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी मुझसे, बस वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। तो दक्ष ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाई और फिर संकल्प को लेकर टेबल पर आकर बैठ गया। चारों अभी फिर से बियर पीने लगते हैं। तो संकल्प के अलावा भी किसी को भी संकल्प के ब्रेकअप का कोई भी दुख नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्हें तो हर महीने संकल्प की ये हालत देखने की आदत पड़ गई थी। थोड़ी देर के बाद अब संकल्प ने भी सुबकते हुए कहा कि यार, तुम लोगों को लगता है ना कि वो मुझे प्यार नहीं करती थी। अभी प्रूव करता हूँ कि वो मुझे कितना ज़्यादा प्यार करती थी। वो मुझसे सच में प्यार करती थी। इतना कहकर संकल्प ने उस लड़की को कॉल किया जिसके साथ अभी संकल्प का ब्रेकअप हुआ था। करीब 1 घंटे के बाद संकल्प की वो गर्लफ्रेंड उस बार में आ गई थी जहाँ पर वो लोग थे। तो चारों भी उस लड़की के सामने बैठे हुए थे और वो लड़की भी अभी घड़ियालू आंसू बहाते हुए बोलती है कि संकल्प, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। प्लीज़ मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। संकल्प ने दक्ष की ओर देख कर रोते हुए कहा कि सुन लिया ना, कितना ज़्यादा प्यार करती है मुझसे, बस मुझसे शादी नहीं कर सकती है। तो संकल्प के अलावा भी वो तीनों ही समझ गए थे कि वो लड़की अभी संकल्प का पागल बना रही है, उसे मूर्ख बना रही है। तो निर्भय ने कहा कि क्यों, मेरे भाई में क्या कमी है जो तुम मेरे भाई से शादी नहीं कर सकती हो? तो वो लड़की बोलती है कि यार, ऐसा नहीं है कि संकल्प में कोई कमी है। संकल्प तो मुझे तुम सारे भाइयों में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार भी करती हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं संकल्प से शादी नहीं कर सकती हूँ। तो दक्ष ने फिर से पूछा कि तो वही तो पूछ रहे हैं ना कि क्यों नहीं कर सकती हो तुम शादी? हालांकि तीनों को ही अब संकल्प से उस लड़की की शादी नहीं करनी थी, लेकिन फिर भी वो उसके मुंह से रीजन सुनना चाहते थे कि आखिर वो उसके साथ ऐसा खेल क्यों खेल रही है। तो वो लड़की अभी लड़कों का मुंह देखने लगती है और फिर तीनों लड़के उस लड़की को ही खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे, क्योंकि अब ये तीनों ही जानते थे कि वो लड़की संकल्प के पैसों से ऐश करती थी और प्यार प्यार कुछ नहीं करती थी, सिर्फ एक नौटंकी कर रही थी संकल्प के साथ। उस लड़की ने भी अपने आंसुओं का सहारा लेते हुए फिर से कहा कि मेरे पापा प्रताप फैमिली में मेरी शादी नहीं करेंगे। और ये सुनते ही वो तीनों एक दूसरे का मुंह हैरानी से देखने लगते हैं। उनका अभी मन तो यही कर रहा था कि इस लड़की को उठाकर अभी के अभी पार के बाहर ही फेंक दे, लेकिन वो क्या ही करते, क्योंकि संकल्प जो बैठा हुआ था अपने संस्कारों के हाथों भी वो मजबूर हो गए थे। तो तीनों ने भी कुछ भी नहीं कहा। इतने में ही निर्भय बोलता है कि अच्छा, तो तुम एक काम करो, मुझसे शादी कर लो। देखो, संकल्प ने हमें कहा है कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो और बहुत ही समझदार और संस्कारी भी हो। हम इतनी अच्छी लड़की अपने हाथ से जाने तो नहीं दे सकते हैं ना, कहाँ पर ढूंढेंगे हम तुम्हारी जैसी अच्छी लड़की? भला तुम्हारी जैसी लड़की हमें कहाँ ही मिलेगी? इसीलिए तुम अब मुझसे ही शादी कर लो। तो उस लड़की का तो मुंह अब हैरानी से खुला का खुला रह गया था, उसके पास तो अब कोई जवाब ही नहीं था। तो वहीं संकल्प का रोना और भी ज्यादा तेज हो गया था। दक्ष ने भी संकल्प को संभालते हुए कहा कि यार रो मत, उसके पापा प्रताप फैमिली में उसकी शादी नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन हाँ, राजपूत फैमिली में तो उसके पापा शादी कर ही सकते हैं ना। तो मत रो, तो उसे भाभी की नज़र से भी देख लेना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो संकल्प का रोना तो अब और भी ज़्यादा तेज हो गया था। उस रोने में आंसू बिल्कुल भी नहीं थे। उस लड़की को भी अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो वहाँ से अब कैसे जाए, कैसे बचे उन सब से। वो अंदर ही अंदर अब बहाने ढूंढ रही थी और फिर कुछ सोच कर बोलती है कि नहीं निर्भय, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं तुमसे शादी करूं और संकल्प को देवर की नज़रे से देखूं। मुझे नहीं लगता है कि हमें अब अपने रिश्ते पर कोई भी बात करनी चाहिए। अपने रिश्ते को हमें पाक ही रखना चाहिए, मैं नापाक नहीं करना चाहती। निर्भय भी मन ही मन बोलता है कि यार, इस लड़की ने तो चाल कपटी में डिग्री हासिल की हुई है। इतने में ही निर्भय ने फिर से कहा कि हाँ, वैसे तो तुम ठीक ही कह रही हो, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें एक काम करो, तुम धैर्य से शादी कर लो। वही धैर्य जो अपने फोन में भी कंटिन्यू बिजी था। और ये सुनते ही उसकी आंखें तो अब एकदम से खोली की खोली रह गई थी और वो निर्भय की तरफ हैरानी से खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। तो निर्भय ने भी आंख मारते हुए कहा कि हाँ धैर्य, मुझे लगता है कि तुझे इसे हमारी मामी बना देना चाहिए। यार, इतनी अच्छी लड़की को हम अपने हाथों
उसे कैसे जाने दे सकते हैं। धैर्य ने भी कहा कि हाँ हाँ ठीक है, तुम एक काम करो, तुम मुझसे शादी कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो वो लड़की बुरी तरह से फंस गई थी उन तीनों में। वो तो अब जैसे तैसे उन लड़कों के बीच से निकलना चाहती थी, लेकिन उसके सारे रास्ते अब निर्भय ने बंद कर दिए थे। तो ये बात सुनकर तो वो लड़की अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से बोलती है कि अरे नहीं नहीं, जैसे धैर्य तुम्हारा मामा है ऐसे ही मेरे भी तो मामा बनते हैं ना, मैं इनसे शादी कैसे कर सकती हूँ। वो लड़की अभी इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बोलती है। उससे पहले ही दर्श ने भी अब सिक्स मारते हुए कहा कि अगर तुम्हें मामा से शादी नहीं करनी है तो तुम मुझसे शादी कर लो। वैसे भी मेरी माँ दिन रात मुझे कहती रहती है कि एक अच्छी सी बहू लाकर दे दो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है काम करने में, एक अच्छी सी बहू लाकर दो। तो अब तुमसे शादी करके उन्हें बहू भी मिलेगी और मेरी माँ के पैर भी दबाओगी, तुम उनके सिर की मालिश भी करोगी, रात को मेरे लिए डिनर भी बनाओगी, फिर डिनर पर मेरा वेट भी करोगी, जैसे हिंदी फिल्मों में दिखाते हैं ना, ठीक वैसे ही। अब तो वो लड़की बैठे बैठे अपना सलाइवा कटक रही थी। वो तो अब जैसे तैसे वहाँ से बस भाग जाना चाहती थी। वो तो अब मन ही मन बस ये सोच रही थी कि कैसे वो यहाँ से अब संकल्प के बुलाने पर आ ही क्यों गई। ना मैं यहाँ पर आती और ना ही इन बंदरों की टुकड़ी के बीच में ऐसे फंसती। चारों भाई उसे देख रहे थे और फिर उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। तो वहीं संकल्प तो अब आंखों में झूठे मूठे के आंसू लिए बैठा हुआ था कि तभी एक लड़का आया और फिर उसने उस लड़की की बाजू से उसे पकड़कर उसे उठाया और अपने गले लगाकर बोला कि अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ। ये नज़ारा देखकर तो अब चारों की आंखें हैरानी से बाहर आ गई थी। वो लड़की उस लड़के को गले लगाकर बोलती है कि कुछ नहीं, अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर बैठी हूँ। तो उस लड़के ने भी अब उन चारों लड़कों को देखा जो हैरानी से उसे ही देख रहे थे और उनका मुंह खोला का खुला था। उस लड़के ने कहा कि ओ मुझे ना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, सो प्लीज़ एक्सक्यूज मी अस। इतना कहकर तो वो लड़की को लेकर साइड में चला गया था और फिर तभी चारों एक साथ बोलते हैं गर्लफ्रेंड। तो संकल्प अभी फिर से रोने लगता है। तो वहीं तीनों की तो अब हंसी छूट गई थी और फिर तीनों जो जोर जोर से हंसने लगते हैं। जैसे जैसे वो तीनों हंस रहे थे वैसे वैसे संकल्प का रोना और भी ज़्यादा तेज हो रहा था। तो धैर्य ने भी अब संकल्प के सिर पर मारकर कहा कि साले, अबे तू पागल हो गया है क्या, वो तुझे प्यार ही नहीं करती थी, उसका तो पहले से ही कोई बॉयफ्रेंड है और फिर वो तेरे साथ अब क्या कर रही थी बता साले, मामा बना रही थी तेरा, समझा तू। तो निर्भय ने भी हंसते हुए कहा कि चारों अभी ऐसे ही हंसी मजाक करते रहते हैं और फिर तभी दक्ष बोलता है कि आज निव्यांश भाई नहीं आएंगे क्या। तो धैर्य ने कहा कि वो भी आने वाला ही था, आता ही होगा। अब इतने में ही निव्यांश अभी उन सब के पास में आ गया था और वहीं पास में बैठता हुआ बोलता है कि क्या हुआ है, लगता है संकल्प का दिल एक बार फिर से टूट ही गया आज। ये कहते हुए निव्यांश भी जोर जोर से हंसने लगता है और फिर पांचों भाइयों ने बियर की बोतल पी ली और बात करने लगे। सब मिलकर अभी संकल्प की खिंचाई कर रहे थे कि तभी दक्ष ने कहा कि अच्छा अब मैं चलता हूँ, माँ पापा को पता चल गया ना कि तुम सबके साथ यहाँ पर बैठकर बियर पी रहा हूँ तो घर में जवाब भी देना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो निव्यांश ने भी दक्ष के कमर पर हाथ मारते हुए कहा कि हाँ दक्ष तू निकल, अगर हमारे घर में भी किसी को पता चल गया ना तो जवाब तो अब हमें भी देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, सब तो हाथ पैर ही तोड़ देंगे। तो दक्ष भी अब अपनी जगह से उठ गया था और जैसे ही वहाँ जाने को हुआ कि तभी निव्यांश ने कहा वैसे पापा तुझे बहुत ज़्यादा याद करते हैं। और ये सुनते ही दक्ष के चेहरे पर हल्की सी उदासी आ गई थी। तो दक्ष ने कहा निवांश भाई ये सब कुछ कब ठीक होगा, कब खत्म होगा ये सारा तमाशा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आपसे दूर रह के मैं ऐसे छुप छुप के आप लोगों से नहीं मिल सकता हूँ। अब ऐसी फीलिंग आती है जैसे अपने भाइयों से नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड से मिल रहा हूँ मैं, वो भी अब ऐसी गर्लफ्रेंड जिसे मैं अपने घर में भी नहीं लेकर जा सकता और ना ही किसी से मिलवा सकती हूँ। अब तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है अपने ऊपर। तो निव्यांश ने कहा कि दक्ष प्लीज़ पास्ट में क्या हुआ था मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना कह सकता हूँ ना तो मेरे पापा चाचू की गलती थी और ना ही जिया चाची और जिया चाचू की गलती थी। समझ में नहीं आता है गलती हुई भी कहाँ पर हुई है। अब तो हमें कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। समझ नहीं आता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कहाँ पर हुई थी। समझ नहीं आता है कि इन दोनों की फैमिली के बीच में ऐसे दरार कहाँ से आ गई थी। पापा से जब भी मैं पूछता हूँ तो पापा टाल जाते हैं। और दक्ष का उदास हुआ चेहरा देखकर निव्यांश ने एक बार फिर से दक्ष को दिलासा देते हुए कहा कि यार तू परेशान मत हो, एक ना एक दिन
सब कुछ ठीक हो जाएगा और मेरा दिल कहता है एक ना एक दिन पापा और जिया चाची से सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगी। पापा जिया चाची और पहले की तरह एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक ज़रूर करेंगे और हम सब साथ में रहेंगे। दच ने भी अपनी पलकें झपका दी और फिर वो वहाँ से चला गया। तभी निर्भय का भी फ़ोन वाइब्रेट होता है और फिर निर्भय ने भी अपना फ़ोन रिसीव करके निव्यांश वो बोला कि निव्यांश भाई मैं भी जा रहा हूँ, माँ ने बुलाया है। आज उन्होंने कहा था जल्दी आने के लिए, अगर नहीं गया ना तो सच में मेरी पिटाई तो बहुत ज़्यादा होगी। साथ में पापा को भी दुनिया भर की अब डांट पड़ेगी। तो निर्भय भी वहाँ से चला गया था। संकल्प, धैर्य और निव्यांश अभी भी बातें कर रहे थे। तभी उन तीनों को एक नकाबपोश आदमी देख रहा था घूर घूर के। तभी उसने एक वेटर को अपने पास बुलाया और फिर एक ड्रिंक में कुछ ऐड करके उस वेटर को देते हुए कहा कि ये लो, ये ड्रिंक जाकर निव्यांश प्रताप सिंह को पिला दो। वेटर भी एकदम से डर गया था, लेकिन वेटर अभी कुछ कहता उससे पहले ही नकाबपोश आदमी ने उस वेटर के हाथ में नोटों की गट्टी रख दी थी और फिर अब तो वेटर उसके हाथ में आ चुका था। उस वेटर की आंखों में भी अब लालच भर गया था और उसने भी गर्दन झुकाकर वो ड्रिंक लेकर अभी निव्यांश के पास में चला गया था। वेटर ने वो ड्रिंक अभी निव्यांश के सामने रख दी थी। निव्यांश ने भी बहुत ही ध्यान नहीं दिया और फिर उस ड्रिंक को जल्दी से उठा लिया। वो नकाबपोश अभी भी उन तीनों को ही देख रहा था। तो निव्यांश ने भी अब धीरे धीरे वो ड्रिंक को पी ली थी। तो निव्यांश को अब धीरे धीरे से नशा होने लगा था। उस मास्क मैन की आंखों में भी एकदम से चमक साफ दिखाई दे रही थी और चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने निव्यांश को लेकर अभी कोई अच्छी खासी प्लानिंग की होगी। वो उस प्लानिंग में भी अब सक्सेसफुल हो गया था। तो निव्यांश भी अब अपनी जगह से खड़ा होकर बोलता है कि यार मैं वॉशरूम होकर आता हूँ, पता नहीं क्यों चक्कर सा आ रहा है। तो संकल्प और धैर्य ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर निव्यांश वहाँ से चला गया। और शायद यही किस्मत का खेल था कि निव्यांश को इस वक्त संकल्प या धैर्य की हेल्प लेनी चाहिए थी, लेकिन उसने ना तो संकल्प की हेल्प लेना ठीक समझा और ना ही धैर्य को अपनी कंडीशन के बारे में कुछ भी बताया। वो धीरे धीरे से लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ वॉशरूम को ढूंढने लगता है, मगर उसे अभी तक कहीं भी वॉशरूम नहीं मिला था। लेकिन उस बार भी अब वॉशरूम उसे मिल ही नहीं रहा था। तो निव्यांश ने भी जैसे तैसे एक रूम का गेट खोला और फिर लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ वॉशरूम के अंदर चला गया। थोड़ी देर के बाद निव्यांश अभी ऐसे तैसे करके कमरे में आया और फिर उस कमरे से बाहर जाने के लिए जैसे ही गेट को खोलने लगा तो वो गेट एकदम से बंद हो गया। तो निव्यांश ने भी अब उस गेट को खोलने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन वो गेट अभी भी निव्यांश से खुल ही नहीं रहा था। तो निव्यांश को इस वक्त पूरी तरह से नशा हो गया था, इसीलिए उसने कोशिश करना भी बंद कर दिया और सीधा आकर बेड पर आकर धड़ाम से लेट गया। तो थोड़ी देर लेटने रहने के बाद निव्यांश एक बार फिर से होश में आया और फिर निव्यांश अपना फ़ोन जेब में चेक करने लगा। निव्यांश ने अपना फ़ोन निकाला और फिर धैर्य को कॉल कर लिया, लेकिन धैर्य ने भी निव्यांश का फ़ोन रिसीव नहीं किया था, क्योंकि अब धीरे धीरे धैर्य भी नशे में हो चुका था। निव्यांश ने अभी फिर से एक बार संकल्प को कॉल किया, लेकिन संकल्प ने भी निव्यांश का कॉल अभी रिसीव नहीं किया था। दोनों के मोबाइल अभी साइलेंट मोड पे थे, जिस वजह से उन दोनों को अब निव्यांश की कॉल रिसीव नहीं कर पाए थे। ना ही उन्हें पता चला था कि निव्यांश ने उन दोनों को कॉल किया है। वो दोनों भी इस वक्त थोड़ा सा नशे में आ चुके थे। उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया कि निव्यांश अभी कितनी देर से गया हुआ है और अभी तक आया नहीं है। तो वहीं निव्यांश अभी बेड पर आता है और लेट जाता है। लेट कर वो धीरे धीरे बेहोश हो गया, उसे पता भी नहीं चला। करीब 2 घंटे के बाद संकल्प ने धैर्य से कहा कि यार भाई अभी तक आया नहीं है, कहाँ पर रह गया। तो धैर्य ने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि वो चला गया हो और हमें पता भी ना चला हो। तो संकल्प और धैर्य भी अब धीरे से होश में नहीं थे, इसीलिए दोनों ने ही ये बात को मान लिया था कि निव्यांश चला गया है। थोड़ी देर के बाद वो दोनों भी एक दूसरे को संभालते हुए बार से बाहर आ गए थे। तो वहीं निव्यांश को तो अब कुछ होश ही नहीं था कि वो इस वक्त कहाँ पर है। उस पर उस ड्रग्स का नशा पूरी तरह से हावी हो चुका था। उसे अपना बिल्कुल भी होश नहीं था कि वो कहाँ पर है। तभी उस कमरे में का गेट खुलता है। उस कमरे में अभी एक लड़की थी, जिसकी उम्र करीब 20 से 21 साल की होगी। देखने में बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत, आंखों में हल्की हल्की सी नमी, चेहरे पर डर,
5 फुट 3 इंच हाइट होगी। बेबी पिंक कलर का कॉटन का सूट पहना हुआ था। उसके साथ वही मास्क मैन था। उस मास्क मैन ने भी अब अपनी सुलगती हुई आंखों से उस लड़की को घूर कर देखा और फिर उसके जबड़े को दबाते हुए जोर से गुस्से से चिल्लाते हुए उसके हाथ में एक पर्ची थमाई और उस मास्क मैन ने बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिखाया। तो वो लड़की अभी उस मास्क मैन को काफ़ी ज़्यादा देखकर डर रही थी। तो मास्क मैन ने उस लड़की को अभी निव्यांश के बेड पर फेंक दिया और उसे उंगली दिखाकर उस कमरे से चला गया था। वो लड़की अभी उस मास्क मैन को ही देख रही थी। उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। उस लड़की ने भी मास्क मैन की दी हुई पर्ची को खोला और उसे पढ़ने लगी। जैसे जैसे वो उस पर्ची को पढ़ रही थी उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वो अपने आंसू को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और जोर जोर से रोई जा रही थी। ना जाने कब तक वो लड़की उस पर्ची को देखकर रो रही थी। वो मास्क मैन तो वहां से चला गया था। अब उस कमरे में दिव्यांश और वो लड़की थी। आगे पता चलेगा कि आखिर उस मास्क मैन का क्या प्लान था। इधर सचदेवा हाउस में तो वहीं अरमान ने जब से अंशिका की फोटो को देखा था तब से ही उसका दिमाग पूरी तरह से घूम रहा था। उसे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी। अरमान का दिल मानने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं था कि अंशिका ने अबीर को धोखा दिया होगा, लेकिन अरमान जो अबीर की बात को छुटला भी नहीं सकता था, उसका दिमाग अभी भी दौड़ रहा था। आखिर अबीर उसका दोस्त था, वो उसकी बात को इग्नोर कैसे कर सकता था। उसे तो उसकी बात पर यकीन करना ही था। इसीलिए अरमान ने अंशिका की किडनैपिंग का प्लान बना लिया था और सोच लिया था कि वो किस तरह से अबीर और अंशिका की शादी कराएगा। अरमान बालकनी में खड़ा था और तभी वहां पर रोहान की छड़ी की टकटकाती हुई आवाज़ आती है। अरमान ने पलट कर देखा तो रोहान अरमान के कमरे की तरफ ही आ रहा था। तो अरमान अभी जल्दी से गेट से बाहर गया और उसने रोहान की बाजू को पकड़कर उसे भी बालकनी में लेकर आ गया। तो रोहान ने कहा कि यार क्या सोच रहे हो तुम यहाँ पर खड़े होकर ऐसे अकेले। तो अरमान बोला कि कुछ भी तो नहीं, बस ऐसे ही। तो रोहान ने कहा कि बचपन से लेकर आज तक तुम्हें ही देखता आया हूँ। आंखें तो मेरी अभी खराब हुई है पर महसूस तो तुझे मैं बचपन से करता आया हूँ ना। इसीलिए बता मुझे कि तेरे दिमाग में अभी क्या चल रहा है और तू किस बात से इतना ज़्यादा परेशान है। अरमान के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। कुछ भी था, लेकिन अरमान और रोहान एक दूसरे की जान थे। दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। सचदेवा हाउस में बहुत कुछ हुआ था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। अजीत सचदेवा पैरालाइज हो गया था। शोभित का अभी तक कुछ भी पता नहीं था। शिखा जो बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। नीलिमा जो अपनी ही मनमानी पूरे घर पर करती थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी अरमान और रोहान बिल्कुल एक ही थे। दो जिस्म एक जान थे। नीलिमा चाह कर भी उन दोनों को अलग नहीं कर पाई थी। उसने बहुत कोशिश करी थी। अरमान ने कहा कि सोच रहा हूँ बस कि अंशिका का किडनैप करा दूं और अबीर से उसकी शादी करा दूं, क्योंकि अबीर उससे सच में प्यार करता है यार। तो रूहान अभी अरमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि अरमान तुम अबीर की बातों में आ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है जो वो बोल रहा है। तुम जानते हो ना कि अबीर की हरकतें कैसी हैं। हर दूसरी लड़की से उसे प्यार होता है और फिर दूसरे ही दिन उसका दिल भी टूट जाता है। प्रताप फैमिली एक रिस्पेक्टेड फैमिली है। मुझे नहीं लगता उनके घर की लड़कियां ऐसी होंगी। तुम्हें ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लेना चाहिए। वो बहुत ही जानी मानी फैमिली है, जिसकी वजह से कल को कोई तुम्हें प्रॉब्लम भी आ जाए अगर तुम उनके साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट करो। अरमान बोला कि कौन सी रिपोर्टेड फैमिली है? वो फैमिली जिसकी वजह से पापा हमें छोड़कर चले गए, जिसकी वजह से हमारे घर की खुशियां चली गई। वो फैमिली जिसकी वजह से हमारा बचपन बिना हमारे पापा के गुजरा है रूहान। तो रूहान ने भी अब अरमान को डांटते हुए कहा कि अरमान तुम्हारे पास अभी कोई भी प्रूफ नहीं है कि पापा हमें प्रताप फैमिली की वजह से ही छोड़ के गए हैं, कि उन्हीं की वजह से हमारे घर की खुशियां गई हैं। हमारा बचपन ऐसे हमारे बिना पापा के गुजरा है। मैंने हर तरीके से जानने की कोशिश की है कि पापा के जाने से प्रताप फैमिली का कोई भी लेना देना नहीं है। उन्हें तो अभी तक पता भी नहीं है, फिर भी तुम दादी माँ की बातों में आकर प्रताप फैमिली के दुश्मन बने बैठे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तो अरमान भी अब गुस्से में बोलता है कि भाई जिस दिन मुझे पता चल गया ना, प्रताप फैमिली के खिलाफ एक भी सबूत मिल गया ना, एक भी सबूत, तो उस दिन मैं प्रताप फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। छोड़ूंगा नहीं प्रताप फैमिली को, क्योंकि मुझे उनसे पूरा एक एक बदला लेना है। रूहान भी गुस्से में बोलता है कि बहुत हुआ अरमान,
तुम बच्चे नहीं हो अब, जिसे कोई खिलौना नहीं मिला तो वो झटपटाने लगता है। अब बड़े हो गए हो तुम, मेच्योर बनो, मेच्योर, जब मजबूत हो, जब सबूत मिल जाए ना तब जाकर बात करना तुम प्रताप फैमिली से। लेकिन हाँ, जब तक तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, तुम्हें कोई सबूत नहीं मिलता है, तब तक तुम प्रताप फैमिली को गुनहगार भी नहीं ठहरा सकते हो, समझे तुम। तो रूहान की बात सुनकर अब अरमान थोड़ा सा शांत हो गया था, लेकिन उसके मन में अभी भी प्रताप फैमिली को लेकर गुस्सा खत्म नहीं हुआ था। उसे आज भी प्रताप फैमिली पर उतना ही गुस्सा आता था जितना कि उसे अभी तक आ रहा था। बचपन से लेकर आज तक नीलिमा ने अरमान और रूहान को प्रताप फैमिली के विरुद्ध बहुत ही ज़्यादा भड़काया था, जिसका असर रूहान पर तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था, लेकिन हाँ, अरमान पर बहुत ज़्यादा हो गया था और वो प्रताप फैमिली को अपना दुश्मन समझने लगा था। उसे बहुत ज़्यादा नफरत हो गई थी प्रताप फैमिली से। कुछ देर अभी दोनों ही भाइयों के बीच में खामोशी रहती है, तो रूहान ने बहुत ही आराम से अरमान की कमर पर अपना हाथ रखकर नॉर्मल लहजे में कहा कि अरमान, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ, मैं तुम पर गुस्सा भी नहीं कर रहा हूँ, बस बस तुमसे ये कह रहा हूँ कि किसी भी नतीजे पर पहुँचने से पहले उसकी सच्चाई जान लेनी चाहिए, उसके बारे में हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। हो सकता है प्रताप फैमिली और पापा के बीच में अच्छे संबंध रहे हो, अच्छा सब कुछ चल रहा हो। तो अरमान ने भी अब धीरे से कहा कि छोड़ो ना यार रोहन, इस बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मैं नहीं चाहता हूँ उस फैमिली को याद करना। अरमान ने ये बात रोहन को कह तो दी थी, लेकिन उसके मन में अभी भी प्रताप फैमिली को लेकर नफरत ख़त्म नहीं हुई थी। उसे अभी भी उतनी ही नफरत थी जितनी की उसे आज तक आ रही थी। अरमान कंटिन्यू मोबाइल में कुछ टाइप कर रहा था और थोड़ी देर के बाद अरमान के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और उसने रोहान से कहा कि चलो रोहन, अब चल कर सो जाओ, हमें सो जाना चाहिए, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया है। तो रोहान ने भी ना में एक बार गर्दन हिलाते हुए कहा कि तू फिर से मेरा बाप बन गए यार। तो अरमान के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर अरमान ने कहा कि कहा तो था, जब तक हमारा बाप नहीं आ जाता है ना तब तक अब मैं ही तुम्हारा बाप हूँ, समझे तुम। तो अब चलो, यहाँ पर हवा चल रही है, तुम्हें ठंड लग जाएगी। तो अरमान अभी रोहान को लेकर उसके कमरे में आ गया था। तो वहीं अंशिका भी जब अपने फ्रेंड सर्कल में बैठी हुई थी, डिनर कर रही थी, तो अंशिका ने अभी टाइम देखकर अपनी फ्रेंड से कहा कि यार 8 बज गए हैं और मुझे अब जाना चाहिए, नहीं तो पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। पापा ने कहा था कि 9 बजे से पहले ही घर आ जाया करो, तो अब 8 बज चुके हैं, वरना मेरी खैर नहीं, समझे तुम लोग। और हाँ, तुम सब तो जानते ही हो ना मेरी मम्मी को, वो तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेंगी, वो तो गार्डन में ही मेरा इंतज़ार कर रही होंगी बैठकर, और बड़ी मम्मी उनके पीछे पीछे चक्कर लगा रही होंगी, और चाची वो भी गार्डन की बेंच पर बैठी होंगी, तीनों ही मेरा ही वेट कर रही होंगी। अगर मुझे ज़रा सा भी लेट हो गया ना तो तीनों ही हड्डियाँ तोड़ देंगी। मुझे जाना होगा, तुम्हारे चक्कर में वैसे ही बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ मैं। तो अंशिका अपनी फ्रेंड को बाय बोलकर रेस्टोरेंट से बाहर आ गई थी। तो अंशिका ने भी अब अपने लिए कैब बुक कर ली थी। तो अंशिका अभी सड़क के किनारे पर खड़ी होकर कैब का इंतज़ार कर रही थी और तभी उसके पास में एक गाड़ी आकर रुकती है। तो अंशिका उस गाड़ी में बैठ गई और फिर ड्राइवर ने भी गाड़ी स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर के बाद अंशिका ने नोटिस किया कि वो उसके घर का रास्ता नहीं है, जहाँ पर अभी वो ड्राइवर उसे लेकर जा रहा था। तो अंशिका ने अभी ड्राइवर की ओर देखकर कहा कि भैया, ये मेरे घर का रास्ता नहीं है, आप मुझे गलत रास्ते पर लेकर जा रहे हो, प्लीज़ गाड़ी को मोड़िए, मैं आपको रास्ता बताती हूँ। तो वो ड्राइवर बोलता है कि अरे नहीं मैडम, मैं बिल्कुल सही हूँ, सही रास्ते पर ही जा रहा हूँ, मुझे तो यहीं पर ऑर्डर मिला था लाने के लिए आपको। तो उसकी बात सुनकर अब अंशिका की आंखें हैरानी से फैल गई थी। तो अंशिका ने अभी गुस्से में उसे देखते हुए कहा कि गाड़ी यहीं पर रोको, वरना ठीक नहीं होगा। लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी अभी तक नहीं रोकी थी, बल्कि हल्का सा पीछे पलटकर अंशिका के चेहरे पर एक स्प्रे मार दिया और फिर वहीं अगले ही पल अंशिका भी बेहोश हो गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ प्रताप हाउस में किट्टू, अवनी और दिशा तीनों ही गार्डन में खड़ी हुई अंशिका का इंतजार कर रही थी और कहीं ना कहीं उन तीनों के चेहरे पर बहुत ज़्यादा घबराहट भी थी। रात के 10 बज गए थे, लेकिन अंशिका अब तक घर नहीं आई थी। तीनों ने ही न जाने कितनी बार अंशिका को कॉल कर दिया था, लेकिन अंशिका का फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ जा रहा था। अंशिका का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला था। अब तो तीनों के चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा घबराहट साफ दिखाई देने लगी थी। तीनों की आंखें भी नम हो गई थी। किट्टू भी गार्डन से होती हुई जल्दी से प्रताप हाउस के अंदर जाती है और फिर
अपने कमरे की तरफ भागते हुए चिल्लाते हुए बोलती है, रुद्र रुद्र कहाँ हैं आप, जल्दी से बाहर आइए। तो रुद्र जो कि अभी कमरे में किसी बुक को पढ़ रहा था, तो किट्टू की आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर आ जाता है। तो किट्टू भी अब जल्दी जल्दी से चलकर रुद्र के पास में आ रही थी। उसकी आंखें अभी भी नम थी। रुद्र अभी कुछ समझता उससे पहले ही किट्टू ने रोते हुए कहा कि रुद्र रुद्र 10 बज गए हैं, अंशिका अब तक घर नहीं आई है, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। मैंने उसे कई बार कॉल भी किया है लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है, उसका कुछ भी पता नहीं है। रुद्र प्लीज़ प्लीज़ रुद्र कुछ कीजिए, पता नहीं लड़की कहाँ पर होगी, मेरा तो जीना हराम कर दिया है इसने। तो वहीं अवनी और दिशा ने भी अब शुभ और नील को सब कुछ जाकर बता दिया था और कुछ ही देर में सब घर के हॉल में आकर इकट्ठा हो गए थे। तीनों ही भाई कभी निर्भय को कॉल करते तो कभी निव्यांश को, कभी धैर्य को, तो कभी संकल्प को, लेकिन किसी ने भी अभी उनका कॉल रिसीव नहीं किया था। वो सब अब और भी ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो रुद्र के चेहरे पर अब गुस्सा साफ दिखाई देने लगा था। रुद्र को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था अपने सभी बच्चों पर, लेकिन वो फिलहाल कुछ भी नहीं कर सकता था, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तो फाइनली भी तीनों ने डिसाइड कर लिया था कि वो पुलिस को कॉल करेंगे और फिर कुछ ही देर में पुलिस भी प्रताप हाउस में आ गई थी। तो नील ने भी अब अपने सारे बॉडीगार्ड को अंशिका को ढूंढने में लगा दिया था, लेकिन कहीं से भी कुछ पता नहीं चल रहा था। पूरी प्रताप फैमिली अभी बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रही थी। सब इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे मगर अभी किसी का भी कुछ पता नहीं चला था। अगली सुबह प्रताप हाउस में अब तक अंशिका का कुछ भी पता नहीं चला था। कोई भी नहीं सोया था। पूरी रात बस डर के मारे हॉल में ही चक्कर लगाते रहे। कोई अंशिका को ढूंढने गया था तो कोई संकल्प निर्भय को ढूंढने गया था। तो पूरी फैमिली ने अब अंशिका के हर एक फ्रेंड को भी कॉल करके देख लिया था, लेकिन अंशिका का कुछ भी पता नहीं चला था। अब तक कहीं से भी अंशिका का पता नहीं लग पाया था। तो वहीं पुलिस भी रात भर प्रताप हाउस के बाहर ही खड़ी रहती है। तो निव्यांश भी अभी भी बाहर के उस कमरे में ही सो रहा था जहां पर अभी वो कल रात को बेहोश हो गया था। तो निव्यांश की आंखें अब एकदम से खुलती हैं तो उसके सामने अभी सीलिंग थी और फिर निव्यांश के सिर में भी बहुत तेज सा दर्द हो रहा था। तो उसने अपने सिर को पकड़ा हुआ था और धीरे धीरे निव्यांश जो पूरी तरीके से होश में आने लगा था। निव्यांश उठकर एकदम से बैठ गया और फिर अपनी गर्दन को इधर उधर से चटकाने लगा। तो निव्यांश ने अभी कमरे में नज़र घुमाकर देखा तो वो कमरा उसका नहीं था, वो तो किसी और कमरे में लेटा हुआ था। तो निव्यांश को भी अलती पलती लगाकर बेड पर बैठ जाता है। उसने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया था। उसके सिर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। निव्यांश ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था और रात की बातों को सोचने लगा था मगर उसे अभी तक कुछ भी याद नहीं आ रहा था। निव्यांश धीरे धीरे अपने सिर को दबाने के बाद निव्यांश ने खुद को देखा तो वो पूरे तरीके से बिना कपड़ों के बैठा हुआ था। उसके ऊपर एक वाइट कलर की चादर थी जिसे देखकर तो निव्यांश की आंखें अब हैरानी से फैल गई थी और दिमाग पूरी तरह से घूम गया था। तो निव्यांश ने भी फिर से अपने आसपास नज़र घुमाई तो जमीन पर बहुत सारे कपड़े फैले हुए थे। उन कपड़ों में अभी कुछ कपड़े उसके थे और कुछ कपड़े एक लड़की के थे। तभी निव्यांश की नज़र अपने पास में लेटी हुई लड़की पर जाती है जो उसी के पास में लेटी हुई थी उसी चादर में। तो वो लड़की भी अभी सिर्फ वाइट कलर की चादर से ही कवर थी। उस लड़की को देखकर अब निव्यांश बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं था। ना तो उसने कुछ उसके साथ गलत किया था और ना ही उसने कभी ऐसी लड़की के साथ सोया था। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वो झटके से उठने लगा लेकिन अभी वो उठ नहीं पाया था क्योंकि आधी चादर तो उस लड़की के बदन पर लिपटी हुई थी, इसीलिए वो बेड पर ही बैठा रहा। तो निव्यांश अभी कुछ देर तक हैरानी से आसपास के नज़ारे को देखने लगता है। फिर उसने याद करने की कोशिश की कि कल रात को वो कहाँ पर था और कैसे वो इस लड़की के साथ इस कमरे में आकर लेट गया। उसे अब अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आने लगा था। तो उसे इतना ही याद आया था कि कल रात वो ड्रिंक करने के बाद वॉशरूम को ढूंढता हुआ इस कमरे में आ गया था। उसके बाद जो कुछ भी हुआ था उसे तो कुछ भी याद नहीं था। उसे तो पता भी नहीं था कि उसके कमरे में उसके साथ कोई लड़की भी है। तो वहीं उस लड़की को देखकर अब निव्यांश का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया था। उस लड़की के चेहरे पर आंसू की धारें बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो रोकर सोई हो। तो निव्यांश अभी कुछ सेकंड तक उस लड़की का मासूम सा चेहरा देखता रहता है। हालांकि निव्यांश को इस वक्त बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा
गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन फिर भी वो कुछ सेकंड तक अभी उस लड़की को ऐसे ही देखता रहता है। उस लड़की की खूबसूरती निव्यांश को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था उसे देखना, और निव्यांश शायद अट्रैक्ट भी हो रहा था उस लड़की से। अचानक ही निव्यांश की नज़र अभी उस लड़की से चेहरे से होते हुए गले पर गई, जहाँ पर कुछ निशान बने हुए थे। उस लड़की का जितना भी बदन दिख रहा था उस पर अभी निशान बने हुए थे, जिसे देखकर निव्यांश कुछ समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर कल रात उसके और इस लड़की के बीच में हुआ क्या होगा जो इसके बदन पर ऐसे निशान पड़े हैं। तो निव्यांश को अब खुद के ऊपर थोड़ा सा शर्मिंदगी भी हो रही थी, लेकिन निव्यांश को अभी कुछ भी याद नहीं था, वो कर भी क्या सकता था। निव्यांश ये बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि उसने नशे में इस लड़की के साथ कुछ भी किया होगा, क्योंकि निव्यांश के संस्कार उसे ये करने की गवाही नहीं देते थे। निव्यांश को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वहीं वो लड़की अभी ऐसे ही सो रही थी जैसे वो सो नहीं रही है बल्कि बेहोश हो रही है। तो कुछ देर अभी ऐसे ही बैठे रहने के बाद निव्यांश जब अपना फ़ोन ढूंढने लगता है तो उसे नाइटी स्टैंड पर रखा हुआ अपना फ़ोन मिल जाता है। तो निव्यांश ने सबसे पहले अभी संकल्प को कॉल किया, लेकिन संकल्प ने उसका फ़ोन फिर से रिसीव नहीं किया। निव्यांश को अब संकल्प पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, तो निव्यांश ने भी फिर से निर्भय के पास कॉल किया। धैर्य को सबको कॉल कर डाला इतनी ही देर में, लेकिन तीनों में से किसी ने भी उसका कॉल अभी तक रिसीव नहीं किया था। तो निव्यांश को अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था कि उसके तीनों ही भाई ऐसे हैं जो मुसीबत में उसका एक बार भी कॉल नहीं रिसीव करते। उसके पास कॉल करने के अलावा अब कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था। थोड़ी देर के बाद कोई अभी रूम का गेट खटखटाने लगता है, तो निव्यांश की सांसें तो एकदम से रुक गई थी। एक तो वो जिस सिचुएशन में था वो पहले ही उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, और अब ऊपर से गेट पर भी किसी का होना उसे और भी ज़्यादा टेंस कर रहा था। उसे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी थी। तो निव्यांश ने अभी थोड़ा सा हिम्मत करते हुए पूछा कि कौन है। दरवाजे के बाहर से अभी एक आवाज़ आती है कि सर, रूम सर्विस वाले हैं। तो निव्यांश ने कहा कि अभी नहीं चाहिए, चले जाओ यहाँ से। तो निव्यांश अभी भी अपने भाइयों को ही कॉल कर रहा था कि उनमें से कोई भी उसे कॉल को रिसीव करके यहाँ पर आ जाए, और फाइनली इस बार संकल्प ने निव्यांश का कॉल उठा लिया था। तो संकल्प और धैर्य ने भी अब कल रात बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। वो दोनों भी घर पर नहीं आए थे, बल्कि बचने के लिए धैर्य के घर ही चले गए थे। तो नरेन और सौम्या दोनों ही अभी इंडिया में नहीं थे, और इसी बात का फ़ायदा उठाकर दोनों ही राठौड़ हाउस में ही रुके थे, क्योंकि जब भी वो ड्रिंक करते थे और देर से घर जाते थे तो सबकी डांट और मार खानी पड़ती थी। तो संकल्प ने एक अंगड़ाई तोड़कर कहा कि कहाँ थे भाई, कल तुम बिना बताए चले गए हम सबको, तो आज सुबह सुबह ही कॉल कर दिया, आखिर बात क्या है। तो निव्यांश अभी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो यूजुअली ऐसी बातें कभी भी नहीं करता था, लेकिन फिर भी उसने थोड़ा सा गुस्सा करते हुए कहा कि साले कुत्तों कमीनों, कहाँ हो तुम दोनों, तब से फ़ोन कर रहा हूँ सालों, एक बार भी कॉल नहीं उठा सकती क्या। तो कब से फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ मैं, तुम लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन तुम तो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहे हो। कहने के लिए बस मेरे भाई हो तुम, हमारे बड़े भाई हमें कहते रहते हो, बगैर मानने के लिए कुछ भी नहीं मानते हो मुझे, नौकर से ज़्यादा इज्जत नहीं देते हो मुझे, तुम दोनों के दोनों, समझे तुम। तो संकल्प ने भी अब ये सारी बातें सुनी तो वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। उसने भी अब अपने फ़ोन को अपने कान से थोड़ा सा हटाया और उसे देखने लगा। वो चेक कर रहा था कि फ़ोन पर निव्यांश ही है या फिर कोई और है, क्योंकि उसका छोटा पैंथर तो कभी भी ऐसे बातें नहीं करता था उसे, वो तो हमेशा उससे प्यार से ही बातें करता था। तो संकल्प ने भी थोड़ा सा कंप्लेंट मारते हुए कहा कि अरे भाई, सुबह सुबह पी ली है क्या, या फिर रात की उतरी ही नहीं है आपको, कैसी बातें कर रहे हो आप अपने संकल्प से। निव्यांश को अब और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। तो निव्यांश ने कहा कि यार सालों कुत्तों कमीनों, जहाँ पर मुझे छोड़कर गए थे ना, मैं वहीं पर हूँ, मुझे लेकर जाओ यहाँ से, मैं यहाँ पर पूरी तरह से फंस गया हूँ। अब मुझे बताओ मैं क्या करूँ, यहाँ पर कोई और भी है तो 10 मिनट देता हूँ, बस 10 मिनट, जितना जल्दी हो सके धैर्य को लेकर यहाँ पर आ जाओ, नहीं तो सच कहता हूँ मार मार कर बंधन न बना दिया तो मेरा नाम भी छोटा पैंथर नहीं, समझे तुम दोनों। तो संकल्प ने कहा कि अरे भाई हुआ क्या है, इतना ओवर एक्ट क्यों कर रहे हो आप, कहीं उसे चुड़ैल भाभी ने आपको घर से तो नहीं निकाल दिया, अगर ऐसा है तो मैं अभी पुलिस को लेकर आता हूँ। तो निव्यांश ने कहा कि यार संकल्प, मेरा दिमाग मत खराब कर, जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर आ जा तू, मैं सच
में बहुत ही बुरी कंडीशन में हूँ, बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से फंस गया हूँ मैं यार, मुझे तो समझ नहीं आता है मैं क्या करूँ। अगर प्रताप हाउस में किसी को भी पता चल गया ना तो मुझे जेल भेज देंगे और मार मार कर मुझे हनुमान बना देंगे। तो संकल्प को तो अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ इतना तो वो समझ गया था कि उसके भाई को उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और तभी वो इतना ज़्यादा टेंशन में है। तो संकल्प ने भी अपने बराबर में देखा जहाँ पर धैर्य अभी पेट के बल पर लेट कर सो रहा था। तो संकल्प ने अभी फोन को काटा और फिर धैर्य की कमर पर एक पंच मारकर कहा कि अरे उठ, भैया बुला रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। भैया उसी बार में है जहाँ पर कल रात में थे, भैया घर नहीं गए हैं, कह रहे हैं कि कोई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं, जल्दी से चल, हमें उनके पास जाना हो गया। धैर्य भी अंगड़ाई तोड़कर उठ गया और फिर संकल्प ने धैर्य का कॉलर पकड़ा और बेड से उठाते हुए कहा कि साले चल, 10 मिनट दिए हैं भाई ने, 11 मिनट हो गए ना तो तू जानता है ना हमारे कितने ही राज उनके पास हैं, सारे के सारे खोल कर रख देंगे, जिन्हें उन्हें खोलते हुए टाइम भी नहीं लगेगा और फिर पूरा प्रताप खानदान हमें खोल देगा, समझे तू। दोनों ही हवा से भी तेज तैयार हुए और फिर तैयार क्या, उन्होंने जल्दी जल्दी से अपनी शर्ट के बटन बंद किए और बालों में हाथ मारा, जूते पहने और भागते हुए राठौड़ हाउस से बाहर आ गए। दोनों ही जल्दी से गाड़ी में बैठने ही वाले थे कि तभी धैर्य ने कहा कि अबे बाइक निकाल, बाइक ऐसे गाड़ी से थोड़ी ना जाना है हीरो बन के, गाड़ी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तुझे पता है ना उस रोड पर कितना ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो संकल्प ने भी अब धैर्य की बाइक जल्दी से निकाली और उसे स्टार्ट करके कहा कि हाँ यार तू सच कह रहा है। तो धैर्य की ओर देखा और फिर धैर्य भी संकल्प के पीछे आकर बैठ गया। तो संकल्प ने भी अपने पापा की तरह बाइक का जहाज बना दिया था और कुछ ही देर के बाद संकल्प ने बाइक बार के बाहर आकर रोकी, लेकिन बार के बाहर दुनिया भर की मीडिया खड़ी हुई थी, जिसे देखकर अब संकल्प की आंखें तो फैल गई थी। उसे भी अब समझते देर नहीं लगी कि निव्यांश सच में किसी बड़ी मुसीबत में है, किसी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में है, इसीलिए उसे ऐसे फोन करके गुस्सा कर रहा था। तो संकल्प ने भी अब धैर्य की ओर देखा और वे धैर्य ने कहा कि यार धैर्य धैर्य रख प्लीज, देखते हैं क्या होता है अंदर। तो दोनों ने ही अपने निव्यांश को फोन किया। तो निव्यांश अभी भी उसी कंडीशन में बैठा हुआ था और वो लड़की अभी भी बेहोशी की हालत में उसकी बराबर में ही लेटी हुई थी। तो निव्यांश ने भी अब अपने फोन को रिसीव करके कहा यार पहुंचे कि नहीं पहुंचे तुम दोनों, कहाँ पर हो सालो। तो धैर्य भी बोलता है कि अरे भाई पहुंच तो गए हैं, लेकिन यहाँ तो दुनिया भर की मीडिया आई हुई है, हुआ क्या है, कुछ बड़ा कांड हो गया है क्या, अंदर किसी का मर्डर हो गया है क्या, जो इतनी सारी मीडिया यहाँ पर गेट पर खड़ी है। और ये सुनते ही तो अब निव्यांश कुछ ज़्यादा ही टेंशन में आ गया था, उसे अब बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी थी कि अगर वो बाहर गया तो सारी दुनिया के सामने उसकी ये झूठी सच्चाई आ जाएगी। उसने तो उस लड़की के साथ कुछ किया भी नहीं है, उसने एक हाथ से अपने पास सोई हुई लड़की की जल्दी से नब्ज को चेक किया जो अभी भी चल रही थी। तो निव्यांश अभी धैर्य से बोलता है कि नहीं यार मर्डर तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ मैं बहुत बुरी तरीके से फंस गया हूँ, तुम दोनों जैसे भी करके बस मेरे रूम में आ जाओ, मुझे बचा लो यार तुम दोनों। तो धैर्य बोलता है कि अरे जैसे भी करके मतलब कैसे, उड़कर आ जाए क्या हम दोनों, यहाँ पर तो अंदर आने की जगह ही नहीं है, गेट पर तो इतनी ज़्यादा मीडिया ने जमेड़ा लगा रखा है, कहाँ से आऊँ, समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग यहाँ पर आए क्यों हैं। तो निव्यांश भी गुस्से में बोलता है कि धैर्य धैर्य पता कर कि ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं और किसने बुलाया है। तो धैर्य ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं अभी देखता हूँ, बस ये बता दो कि कौन से कमरे में हो तुम, ताकि तुम्हारे कमरे में पहुँचने का कुछ जुगाड़ लगा सके हम दोनों। तो निव्यांश ने कहा कि 2nd फ्लोर पर हूँ, लेकिन हाँ कौन से कमरे में हूँ ये नहीं पता है मुझे, अब जल्दी से मेरे पास आओ, नहीं तो अगर मैं बाहर आ गया ना तो तुम दोनों का मुंह तोड़ डालूंगा और हाँ सारे के सारे राज भी बता दूंगा। तो धैर्य ने कहा कि अरे धैर्य रखो, आ रहा हूँ अभी ऐसे इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो। तो धैर्य ने भी अब संकल्प को देखा और फिर संकल्प उसके इशारे को समझकर एक मीडिया वाले के पास जाकर बोलता है कि भाई तुम सब यहाँ पर क्यों खड़े हो, आखिर कुछ हो गया है क्या। उस मीडिया वाले ने कहा कि हमने सुना है कि निव्यांश प्रताप सिंह यहाँ पर किसी लड़की के साथ अय्याशी करने के लिए आया है और इस वक्त भी वो किसी लड़की के साथ में ही है, बस उसी का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो बाहर आए और हम ये रिपोर्ट सारी दुनिया के सामने लाएं। ये सुनकर तो संकल्प ने अपना सलाइवा कटक लिया था। संकल्प ये सोच रहा था कि अगर इस बारे में उसके पापा, बड़े पापा और उसे
भी बड़े पापा को पता चल गया तो सारे भाइयों की कुटाई तो निश्चित है, हाथ पैर तोड़ डाले जाएंगे सबके सब। तो अभी संकल्प बोलता है कि अरे नहीं नहीं, निव्यांश तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का है, बहुत ही ज़्यादा संस्कारी और बहुत ही ज़्यादा सुलझा हुआ है। इस पर मीडिया वाले ने कहा कि वो तो जब बाहर आएगा तभी पता चलेगा, तुम नहीं जानते हो ये अमीर लड़के ऐसे ही होते हैं, न जाने कहाँ कहाँ पर मुँह मारते फिरते हैं। कहने के लिए तो इनकी एक वाइफ भी है जिसका नाम टीना है, लेकिन देखो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए यहाँ बाहर लड़कियों को ढूंढते फिरते हैं। हमारे पास पक्की खबर है कि निव्यांश इसी बार में है और किसी लड़की के साथ अय्याशी कर रहा है। अब तो हम उसे बिना बाहर निकाले यहाँ से नहीं जाने वाले हैं, समझे तुम। तो अभी संकल्प जो उस मीडिया वाले को आंखें फाड़ कर देख रहा था और उसे तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड खत्म होता है। कल पता चलेगा आपको आगे की